नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाकर जीता एशिया कप। देश भर में जश्न का माहौल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत। आज दिल्ली बीजेपी को मिलेगा नया कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित नए दफ्तर का उद्घाटन। दिवाली और छठ से पहले बिहार को तोहफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पटना से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई घोषणा पत्र समिति, जबकि कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन में सीएम के चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन में होंगे शामिल। विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी करेंगे उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट एशिया कप का खिताब नवीं बार अपने नाम कर लिया है। भारत ने अजय रहते हुए ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत ने कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19.1 ओवर में 140 रन पर समेट दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटखनी दी है। वहीं जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस वजह से मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई। नकवी के दबाव में भारतीय टीम को किसी अन्य अधिकारी से भी ट्रॉफी नहीं लेने दिया गया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया। इस बीच नकवी ट्रॉफी लेकर ग्राउंड से चले गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया मानो वे ट्रॉफी लेकर आ रहे हो। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। उधर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया, हमने फैसला किया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के किसी अधिकारी से ट्रॉफी नहीं लेगी। पीसीबी चीफ ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, लिहाजा हमारे खिलाड़ियों ने उनसे ट्रॉफी या मेडल स्वीकार नहीं किया। That country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case, BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. वहीं क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर भारत की खिताबी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश भर के क्रिकेट प्रेमी टीम की जीत पर नाचते गाते और जश्न मनाते दिखाई दिए। डू और डाई मतलब करना ही था। इंडिया तो हार ही नहीं सकती बिल्कुल भी, और बहुत ही क्रिटिकल मैच था, बट हम लोग जीत गए। दैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया को जीतना ही था। पाकिस्तान से तो हार ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। भारत माता की जय। आज खेल के मैदान में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिस तरह से पटकनी दी है वो काबिले तारीफ है। हम लोगों ने भारत ने पूरे हर क्षेत्र में पटकनी दी है उनको, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो,
चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी चीज हो, कभी भी वो हमसे आगे नहीं रह पाया, न रह पाएगा। ये मैच में भी हम लोगों ने उसको इतनी बुरी तरह से पटकनी दी, तीनों मैच जीते हैं लगातार, आज फाइनल में भी इनको टक्कर देकर हरा दिया है। हमारे लोकल बॉय कुलदीप यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 4 विकेट लिए उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये तिलक वर्मा जी की जो पारी थी, अर्धशतक पारी, वो वाकई काबिल तारीफ थी। ये हिंदुस्तान हरदम सूर्य की तरह चमकता रहा है और हमारे टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, उनके नेतृत्व से हम लोगों ने जीती है, आगे भी जीतेंगे। हमने हिंदुस्तान ने जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। हम हर बार पाकिस्तान को ऐसे पटक के मारेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी जीत हुई है, जैसे हम लोग ने कंसेक्यूटिव 3rd आईसीसी ट्रॉफी हम लोग ने जीती है, पहले T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अब एशिया कप भी जीत लिया पाकिस्तान को हरा के, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने हम लोग के साथ किया था, उसका बदला आज हम लोग ने लिया है फील्ड के मैदान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम की रोमांचक जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने पर टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। टीम ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, जिससे खेल में उसका दबदबा कायम रहा। मैं कामना करती हूं कि टीम इंडिया भविष्य में भी इसी तरह अपना परचम लहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत जीत गया, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। वहीं सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे। जय हिंद। एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की है। ये भारतीय क्रिकेट के शानदार इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि है। बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की। We are very happy and they have done an extremely good job on the ground, defeating Pakistan 3-0. And there was absolutely no resistance. All the matches were one-sided. So we have decided that there will be a cash reward to the Indian team, which will be 21 crores. It will be distributed amongst the players and all the support staff. आइए अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नवरात्र उत्सव के साथ हो रहा है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली के सांसद, विधायक, पार्षद और हजारों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का भूमि पूजन 9 जून 2023 को हुआ था। भाजपा की स्थापना के बाद पहला कार्यालय अजमेरी गेट में खुला और कुछ समय रकाबगंज रोड पर रहने के बाद कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर रहा। अब लगभग 35 साल के बाद दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर पार्टी के अपने भवन में कार्यालय पहुंच रहा है। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करते हुए हर राज्य की राजधानी और जिले में पार्टी के निजी कार्यालय के निर्माण का लक्ष्य धीरे धीरे पूरा कर रही है। दिल्ली में भाजपा के सभी 14 संगठनात्मक जिलों के पास अपने निजी संगठन कार्यालय हैं। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री की, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात देश पर अपना जीवन न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की, जिनकी राष्ट्र प्रेम और देश के लिए किए गए पराक्रम को जनता के सामने लाने का महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री ने सदैव वीर सपूतों के अद्वितीय साहस और पराक्रम को नमन करके देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया है।
गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त कराने के लिए कोने कोने में स्वतंत्रता की अलख जगी थी। स्वाधीनता के दीवानों ने भारत मां के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। विदेशी आक्रमणकारी हुकूमतों के खिलाफ समय समय पर तलवारें खनकती रही। दौर मुगलों का हो या फिर अंग्रेजों का, भारत मां के कुछ ऐसे सपूत थे जिन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ऐसे महान सपूतों के प्रेरणादायी जीवन गाथा का गौरव गान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने ऐतिहासिक रूप से ऐसे महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। भारत के कोने कोने के महापुरुषों तिलका मांझी, टाटिया भीर, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गाइडिनलियो, लचित बरफुकन, पुणे के चापेकर बंधु जैसे बलिदानियों को राष्ट्र ने नमन किया। इसी कड़ी में देश अब बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाता है। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा के गांव उलिहातू का दौरा किया। यह ऐतिहासिक था जब देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार उस सरजमी पर पहुंचा जहां महान सपूत ने जन्म लिया था। अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बन करके दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। देश की अगली पीढ़ी तक त्याग, बलिदान और राष्ट्र के लिए जीने मरने की प्रेरणा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किए। कृतज्ञ राष्ट्र भारत मां के चरणों में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले सभी महापुरुषों को नमन करता है और यह संकल्प भी करता है कि विभूतियों के आदर्शों और बताए रास्तों पर चलते हुए साल 2047 तक विकसित राष्ट्र निर्माण अवश्य पूरा होगा। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन: डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन। डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारतीय तटरक्षक मुख्यालय में हो रहा है। वरिष्ठ तटरक्षक कमांडरों के इस सम्मेलन में रणनीति, संचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कमांडरों के सम्मेलन का आयोजन देश के समुद्री हितों की सुरक्षा में नवाचार और सहयोग के लिए भारतीय तटरक्षक बल के समर्पण का प्रमाण है। भारतीय तटरक्षक बल देश की 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश के विशाल समुद्री क्षेत्रों को कवर कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण विषय पर केंद्रित होगा। विभाग के सचिव डॉक्टर नितेन चंद्रा और प्रमुख हितधारक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को मजबूत करना है। देश भर के राज्य सैनिक बोर्डों और जिला सैनिक बोर्डों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना जंक्शन से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। मध्यम वर्ग और आम लोगों की लोकप्रिय ट्रेन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं, जिनमें 10 ट्रेन बिहार से चलती हैं। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत हो जाने के बाद इस श्रेणी की रेलगाड़ियों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी, जिसमें 13 ट्रेनों का परिचालन बिहार से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार वासियों के लिए ये बड़ी सौगात है। इसके अलावा रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना बक्सर, झाझा, दानापुर, पटना, इस्लामपुर तथा शेखपुरा बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। रेल मंत्री और उप मुख्यमंत्री 3 अमृत भारत एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के समीप चरलपल्ली के मध्य, दरभंगा से अजमेर के समीप मदार जंक्शन के मध्य तथा छपरा से आनंद बिहार टर्मिनल के मध्य अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। इन ट्रेनों के शुरू होने से राज्य की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। ये विकसित बिहार से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है। इनमें सामान्य अधिकारी, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए 320 IAS और 60 IPS अधिकारियों सहित कुल 470 अधिकारियों को केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाएगा। वह प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उचित कार्रवाई की सिफारिशें करेंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि मतदाताओं की जागरूकता और चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ाने में भी वे योगदान देंगे। जम्मू कश्मीर की बडगाम तथा नगरोटा सीट, राजस्थान की अंता सीट, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियों को और तेज कर दिया है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया है। इस कमेटी में कुल 13 नेताओं को शामिल किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने इस संबंध में पत्र जारी कर मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्यों के नाम घोषित किए। इस कमेटी में मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद मनन मिश्रा, सांसद भीम सिंह, राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, विधान पार्षद निवेदिका सिंह, देवेश कुमार समेत कई अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं। यह कमेटी बिहार की जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी के लिए घोषणा पत्र तैयार करेगी। बीजेपी ने इसे राज्य में एनडीए गठबंधन की मजबूत रणनीति का हिस्सा बताया। इससे पहले बीजेपी चुनाव अभियान समिति का भी गठन कर चुकी है, जिसमें 45 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया।
बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन में सीएम के चेहरे से लेकर सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस बीच आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस ने अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है, जिससे कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और 29 सितंबर का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज से 9 साल पहले इसी 29 सितंबर को भारतीय सेना ने ऐसा साहसिक कारनामा किया था जिसे सदियों तक भारत का बच्चा बच्चा याद रखेगा। इस दिन भारत के वीर सपूत जान हथेली पर लेकर सीमा पार गए और 2016 में उरी पर हुए हमले का बदला लेते हुए सफल सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसने पीओके में पाकिस्तान के समर्थन में चल रहे न केवल आतंकी कैंप को ध्वस्त किया बल्कि दर्जनों आतंकवादियों को मार गिराया। तारीख 28-29 सितंबर 2016 की रात। जगह पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। टारगेट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों को नष्ट करना। ऑपरेशन 100% सफल। इसके साथ ही ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। शायद ही कोई भारतीय इस तारीख को भूलेगा। ये वही तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए पीओके में घुसकर पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में दर्जनों आतंकी मारे गए। ये आतंकी नियंत्रण रेखा के पास लॉन्च पैड्स पर इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि सीमा पार घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर या भारत के बड़े शहरों पर हमला कर सकें। सेना के इस सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश भर में भारतीय सेना के जयकारे लगने लगे और साथ साथ सरकार की भी तारीफ होने लगी। सीमा पार ये सर्जिकल स्ट्राइक उस अति का नतीजा थी जो पाकिस्तान आतंक का सहारा लेकर कर रहा था। शांति बहाल करने की भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान के सहयोग से आतंकियों ने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर और इसके बाद 11 सितंबर 2016 को पुंछ में और 18 सितंबर 2016 को उड़ी सेक्टर में एलओसी के पास स्थित भारतीय सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। उड़ी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए और कई घायल हुए। पूरा देश स्तब्ध हो गया। ये भारत के धैर्य की इंतहा थी। इस हमले के बाद सरकार के लिए ये जरूरी हो गया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए और आखिरकार 28-29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। सेना की इस कार्रवाई ने जहां भारत का मान बढ़ाया, वहीं पाकिस्तान को मुंह छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय सेना के इस कामयाब ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिकों समेत अनेक आतंकी मारे गए, जबकि भारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। दरअसल पाकिस्तान की फितरत हमेशा से अपनी बातों से मुकरने और भारत को अस्थिर करने की रही है। अगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हारने की बात छोड़ दें तो उससे पहले भी 1947, 48, 1965, 1971 और 1999 में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को पालता पोसता रहा। चाहे वो 2001 में भारतीय संसद पर हमला हो या 2008 में मुंबई हमले को अंजाम देना हो, सब में पाकिस्तान समर्थित आतंकी ही थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2015 में गुरदासपुर आतंकी हमले के बाद 2016 में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पठानकोट, पुंछ और उड़ी में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी हमलों में आतंकियों ने सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की बार बार चेतावनी के बाद भी जब पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो सरकार ने उसे सबक सिखाने की सोची और इसी का नतीजा था सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पर इस तरह की कार्रवाई को काफी कठिन और जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन भारतीय सेना ने इसे सफलतापूर्वक कर दिखाया। आज पूरा देश उन जवानों के पराक्रम को याद कर गर्व का अनुभव कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक ने न केवल भारतीयों को गर्व का अनुभव कराया, बल्कि पाकिस्तान को ये संदेश भी दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय सेना
सीमा रेखा को पार करने से भी नहीं हिचकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।